अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज को देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को देखा था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आज कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट कर लीजिए। पहली पॉइंट कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, फर्ज कर ले ये एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई एंड जेड है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम एस है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है वो कुछ आगे चला आया है और वो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस लोकेशन पर आकर मूव कर रहा है। यहां पर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये y डैश, ये z डैश, ये x डैश, ये हमारे पास फ्रेम एक्सिस हैं, ये भी ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक एस और दूसरा एस डैश। एस डैश मूविंग, एस स्टेशनरी है। हम ये देखें कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, वो यहां पर है। ये जो पॉइंट और पार्टिकल है वो यहां पर है। अगर यहां से हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट और यहां वाला जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ होगा। मतलब ये कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर आर है तो ये आर डैश होगा। डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू द अंडर रूट स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर ये पोजीशन वेक्टर आप देखेंगे तो आर डैश इज इक्वल आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर टू फाइंड पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज आर द टू इक्वेशंस आर सिमिलर व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। हमारे पास से अगर ये पॉइंट है P, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म होगी v डैश इज इक्वल टू v माइनस u, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी की वैल्यू हमें मुख्तलिफ मिलेगी। सही है भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर एक पार्टिकल का आप मालूम करेंगे तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मुख्तलिफ आएगा। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगी। और अगर हम देखें एक्सीलरेशन, हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि एक्सीलरेशन तब्दील नहीं होती, एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम। एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम whenever you take measurement of the acceleration in frame of reference s, or you take the measurement of acceleration in frame of reference s dash, the both values will coincide each other। आप चाहे तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन को काउंट करें, मेजर करें, या एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन को काउंट करें किसी भी पार्टिकल की, तो दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में एक्सीलरेशन की वैल्यू रिमेन्स सेम होगी, मतलब सेम रहेगी। फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम रहेगी, ये तब्दील नहीं होगी। और ये मास की भी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। मास की वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, सो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। आपके पास एक घड़ियाल हो, एक क्लॉक हो, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख लें या फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख लें दूसरा, तो दोनों में जो ये क्लॉक्स होंगे उनकी जो सेकंड ओवर सुई होगी वो सेम रफ्तार पर मूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर अगर 1 मिनट गुजर गया तो यहां पर 2 मिनट गुजर जाए, ऐसा नहीं होगा। सो आपके पास अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हों या 3 या 4 कितने भी हों, न्यूटन के लिहाज से तो इनफिनिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो आपके पास, फिर भी उनमें से टाइम हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुख्तलिफ काउंट हो, टाइम इज एब्सोल्यूट। अच्छा, यहां पर देखें एक और चीज कि हमने ये चीज देखी कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तब्दील नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटीज which
do not change in Galilean transformation are called Galilean invariance। वो क्वांटिटीज जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट की गई हो, मेजर की गई हो, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वांटिटीज हम मेजर करें तो फर्क ना आए, सेम रहे, तो उन क्वांटिटीज को हम गलीलियन इनवेरिएंस कहेंगे। यहां पर ये एक्सीलरेशन गलीलियन इनवेरिएंस है, वेलोसिटी गलीलियन इनवेरिएंस नहीं है। वेलोसिटी गलीलियन ट्रांसफॉर्म्ड है और ये एक्सीलरेशन गलीलियन इनवेरिएंस है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगी। सो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती, उनको हम क्या नाम देते हैं, गलीलियन इनवेरिएंस। अच्छा, यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक और चीज है कि यहाँ पर हमने गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखा कि भाई अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसमें लॉज ऑफ वेलोसिटी लगेंगे, लॉज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो उसमें हमने ऊपर देखा कि ये देखा ना, वेलोसिटी माइनस हो रही है u से, ये v डैश। इसका मतलब ये है कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम डायरेक्शन में मूव करें दो चीजें, तो समझ जाइएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगी। रिलेटिव वेलोसिटी v डैश मालूम करने के लिए v माइनस u लिखेंगे हम। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आप रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को हम अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये कि अगर एक कार यहां आ रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी गाड़ी यहां आ रही है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटीज हम ऐड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो गलीलियो साहब ने एक दूसरी बात कही थी जो उनकी उस ट्रांसफॉर्मेशन की ड्रॉबैक्स थी। मतलब ये कि उनकी जो ये गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत क्यों हो गई, इसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या डीमेरिट्स थी, इनकी फेल्योर क्या थी। असल में गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक ड्रॉबैक है कि टाइम एब्सोल्यूट लिया हुआ है, टाइम इज एब्सोल्यूट। दरअसल टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम रिलेटिव होता है। सो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक ड्रॉबैक है, गलती है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहां पर अगर फर्ज कर लें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है किस वेलोसिटी, वेलोसिटी v से, और फर्ज कर लें कि एक लाइट की रे आ रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज अ लाइट रे, लाइट रे, इसको भूल जाए, ये लाइट रे है। अगर लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगी तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी और इस लाइट की वेलोसिटी जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या किसी केस में माइनस भी करेंगे, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। और हमें पता है कि कायनात में ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप चाहे तो लाइट के तरफ जाएं या लाइट के अगेंस्ट जाएं, मतलब लाइट के अगेंस्ट जाएं या लाइट के तरफ जाएं, तो क्या होगा, आपके आगे या पीछे जाने से रफ्तार जो रोशनी की होगी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पूरी कायनात में जो लाइट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, उसको रिलेटिव स्टेट में कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो हम यहां पर क्या कहेंगे कि उन्होंने ये बात की कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब उन्होंने कहा कि भाई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपनी वेलोसिटी होगी तो वो हम स्पीड ऑफ लाइट में या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। वो देखना पड़ेगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट से अगेंस्ट जा रहे हैं या उसके अलोंग जा रहे हैं। ये ड्रॉबैक्स थी गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और दूसरी ड्रॉबैक्स भी थी, अभी मुझे सिर्फ ये दो याद हैं, 4-5 ड्रॉबैक्स हैं।
सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस वजह से फेल हुआ कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी कही जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जो हम देखते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सही नहीं बैठती थी यहाँ पर। सो या उसको सही बिठाने के लिए हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया और यहाँ पर लिखा नोट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टडीड अंडर लो वेलोसिटी। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो, मतलब वेलोसिटी c/5 से कम हो, लेस देन c/5 हो, अगर वेलोसिटी लेस देन c/5 हो, 3 करोड़ 4 करोड़ से कम वेलोसिटी हो, तब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। पर जो भी जवाब आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही होगा, रियल आंसर नहीं होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टडीड अंडर लो वेलोसिटीज and the answer which we will obtain will be approximate, it will not real answer, क्योंकि इसमें से हम ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ छोटी वेलोसिटी के लिए काम करता है। ज्यादा वेलोसिटियां होंगी, मतलब वेलोसिटी की कीमत बहुत बड़ी होगी, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वहां काम नहीं करेगी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हाई वेलोसिटी पर भी काम करे, तो इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, what is Lorentz transformation? It is a kind of transformation in which it states that the physical quantities related into the two frames of references are linearly related with each other, not in the square term. So ये Lorentz transformation आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। Lorentz transformation इंटर क्लास में नहीं है। Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ जो फार्मूला होता है 1/√1 - v²/c², वो हम यूज करते हैं। इंटर क्लास के अंदर लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट या इसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दी गई। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटर क्लास में क्लास 12 में लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ इक्वेशन लिखी हुई है और उसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। पर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में दूं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पर, और वो मैं पूरा समझाऊंगा इंशाल्लाह, और उसमें इसकी इक्वेशन को डेरिवेट भी करूंगा और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। और जो साइंटिस्ट ने तजवीजें दी थी इसके मुतालिक वो सब तजवीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी तजवीजें थी जिन्होंने काम किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था असल में, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज भी ना करते, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करने के लिए हमें लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ा, क्योंकि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज करके एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव किया था। सो इसलिए हम ये कहेंगे कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है, इंटर क्लास वालों जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको चाहिए कि वो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट फार्मूला याद करें, 1/√1 - v² v², ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप यूज करें, याद करें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डेरिवेट भी करूंगा। वो डेरिवेशन आपको इतनी अहम नहीं होगी, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बीएससी भी पढ़ रहे हैं, एमएससी भी पढ़ रहे हैं, और काफी जो टीचर्स हैं वो भी ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो उनको भी ये बात अच्छी लगेगी कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन अच्छे तरीके से हम सीखें। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अच्छे तरीके के साथ देखिए। अगर आप इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी जरूरत नहीं है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन देखने के लिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर उस पर बनाऊंगा। थैंक यू।